गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के बारे में, ठीक है। और 150 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स के लिए मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, एक बार 2 बार या 3 बार इसको देखेंगे और प्रीलिम्स आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमी की एज यूजुअल, जैसे कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में इकोनॉमिक क्लास होती है। तो कई सारे मुद्दों पर हमने बात कर ली हुई थी। कल का जो टॉपिक था वो था निर्धनता एवं बेरोजगारी। आई होप बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हमने उसको बहुत कंसेप्चुअल वे में और बहुत कह सकते हैं कि फैक्ट के आधार पर हमने डिस्कशन किया हुआ था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की हम लोग बात करेंगे आज। तो कुछ मुद्दों तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास, और इसके बाद में मानव संसाधन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं। मुझे लग रहा है कि ये 5वीं क्लास है, संभवतः 5वीं क्लास है, क्योंकि गिन नहीं पा रहे, लेकिन आपको एक पूरी प्लेलिस्ट के अनुसार ये चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे एक बार देख लो फटाफट। हाँ, क्लास शेड्यूल देख लो, ये है इस समय, इसी के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। इंडियन इकोनॉमी पॉलिटी सुबह 9 से 10 बजे के बीच में है, और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो कि 10 से 11 से 12 बजे के बीच में चलता है। ज्योग्राफी जो है वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में मैं ही लेता हूँ, लाइव है। इन्वायरमेंट वो 4 बजे से 6 बजे के बीच में है, और इंडियन इकोनॉमी जो है वो 8 बजे से रात में 9 बजे के बीच में, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल एक क्लास शेड्यूल है, ठीक है। ओवरऑल क्लास शेड्यूल है एक तरह से। तो इसको आप इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं, रन हो रही हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं इंडियन इकोनॉमी में। ये सारे मुद्दों पर हमने बात करी हुई थी। नेशनल इनकम की हमने बात कर ली हुई थी, और इसमें जो भी फैक्ट हैं इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जीडीपी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया हुआ था, और जीडीपी के विभिन्न उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं उस पर भी हमने चर्चा करी हुई थी, ठीक है। और आगे आप देखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हमने बात करी हुई थी। इसका फॉर्मूला भी हमने देखा हुआ था कि कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है, कैसे इसको निकालते हैं। और इसके उपयोग जो है उस पर भी हमने चर्चा कर ली हुई थी, कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में भी हमने चर्चा कर ली हुई थी। जीएनपी के बारे में भी हमने चर्चा करी हुई थी। तो ये तमाम सारे मुद्दों पर हमने राष्ट्रीय आय में बात करी हुई है। तो जो भी इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा उसमें कल का लेके और आज का लेके हम लोग क्या है, नेशनल इनकम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है जीएनपी के विदेशों से होने वाली आय में निम्नांकित पहलू शामिल होते हैं, निम्नांकित पहलू शामिल होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से पहलू हैं, वे कौन से पहलू हैं जो जीएनपी के विदेशों से होने वाली आय में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लो एक बार। सबसे पहला यहाँ पे निजी प्रेषण, जिसको हम लोग प्राइवेट रिमिटेंस बोलते हैं, प्राइवेट रिमिटेंस बोलते हैं, उनको जीएनपी में शामिल किया जाता है। अब ये क्या है देख लो एक बार फटाफट, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे निजी प्रेषण। भारत के नागरिक और दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं, और दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भारत में भी काम करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2020 में भारतीय प्रवासियों की संख्या जो है वो लगभग 18 मिलियन थी, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भारतीय जो है वो कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। कहा जाता है कि अगर 6 में 1 देखेंगे, 6 में अगर 1 देखेंगे तो कौन मिल जाएगा, 6 में 1 देखेंगे या 8 में 1 देखेंगे तो आपको भारतीय उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ यहाँ पे बात कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इन भारतीय प्रवासियों के द्वारा अपनी आय या आमदनी का जो हिस्सा स्वदेश भेजा जाता है, पॉइंट को नोट करेंगे, जो हिस्सा स्वदेश भेजा जाता है उसे निजी प्रेषण से होने वाली आमदनी कहा जाता है। इसको किस में शामिल किया जाता है, इसको जीएनपी में शामिल किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो भी हिस्सा जो है भारतीय
अपने देश में भेज रहे हैं, भारत देश में भेज रहे हैं, उसको हम लोग निजी प्रेषण बोलते हैं। और निजी प्रेषण से होने वाली आमदनी प्राइवेट रेमिटेंस बोला जाता है। और निजी प्रेषण के मामले में भारत के बाद चीन जो है, और नेक्स्ट आप देखेंगे मैक्सिको का नाम आता है। क्रमशः तीसरे नंबर पे कौन है? मैक्सिको है। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे भारतीय जो है वो निजी प्रेषण करते हैं। निजी प्रेषण से होने वाली उनकी आमदनी सबसे ज्यादा किसकी है? भारतीयों की है। फिर इसके बाद में चाइना आता है, तो नंबर 1 और नंबर 2, इसके बाद में नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रम दिया गया है। दूसरा यहाँ पे देख लो कौन सा पहलू शामिल होता है जीएनपी में आय के मामले में। दूसरा पहलू है यहाँ पे विदेशी ऋणों पर ब्याज। विदेशी ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन द एक्सटर्नल लोन्स। ठीक है, एक्सटर्नल लोन्स। इस मद में भारत द्वारा विदेशों से लिए गए ऋणों पर ब्याज तथा भारत द्वारा विभिन्न राष्ट्रों को दिए गए ऋण पर ब्याज के अंतर को शामिल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे विदेशी ऋणों पर ब्याज की मैं बात करूं तो भारत अगर किसी देश से किसी आप कह सकते हैं संघ से किसी कंपनी से या कहीं से विदेश से अगर कुछ चीज ले रहा है, कोई पैसा ले रहा है, धन ले रहा है, तो उस पर जो ब्याज होता है और उन ऋणों पर जो ब्याज होता है, और भारत जो दे रहा है दूसरे देशों को, जो पैसा धन दे रहा है, उनके ऋणों पर ब्याज जो है उसके अंतर को शामिल किया जाता है, विदेशी ऋणों पर ब्याज। ठीक है, वस्तुतः देखेंगे कि भारत की इस मद से होने वाली आय ऋणात्मक है। ऋणात्मक है, क्यों ऋणात्मक? आप देख लो एक बार, क्योंकि इसके द्वारा लिया गया विदेशी ऋण इसके द्वारा दिए गए विदेशी ऋण से काफी अधिक होता है। ठीक है, तो क्या है, देता तो कम है लेकिन ले बहुत लेता है, तो इसी वजह से ये कैसा, ये जो आय होती है इससे ये ऋणात्मक आय को दर्शाता है, ये ऋणात्मक आय को दर्शाता है। ठीक है, और तीसरा मुद्दा जो है, जो कि जीएनपी में एक पहलू शामिल है जीएनपी पे आय में, वो देख लो कौन सा है। सी नंबर पे हम आते हैं, विदेशी अनुदान, एक्सटर्नल ग्रांट्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रांट्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये कैसे देख लो एक बार, इसके अंतर्गत भारत द्वारा विभिन्न देशों एवं बहुपक्षीय संस्थाओं से प्राप्त किए गए तथा दूसरे देशों व बहुपक्षीय संस्थाओं को दिए गए अनुदान शेष बैलेंस शामिल किया जाता है। ठीक है, अनुदान का शेष शामिल किया जाता है, अर्थात बैलेंस शामिल किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विदेशी अनुदान। विदेशी अनुदान, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इसमें भी वही पक्ष है कि बहुराष्ट्रीय संस्थाओं या विभिन्न देशों से प्राप्त किए गए तथा दूसरे देशों व बहुपक्षीय संस्थाओं को दिए गए अनुदान का शेष या बैलेंस इसमें शामिल किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी अनुदान बोलते हैं, विदेशी अनुदान बोल लेते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय है कि भारत को विदेशों से ऋणात्मक आय होती है, लिहाजा भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कमतर होता है या कम होता है। तो ध्यान रखना, भारत क्या करता है, विदेशों से ऋणात्मक आय को दर्शाता है या इसकी ऋणात्मक आय होती है क्योंकि पैसा ले ज़्यादा लेता है और देशों को देता कम है। ठीक है, औरों को देता कम है, इसी वजह से इसकी ऋणात्मक आय ये दर्शाता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जीएनपी जो है हमेशा देखेंगे जीडीपी से कम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, जीएनपी के विभिन्न उपयोग क्या क्या है, इसके उपयोग एक बार देख लो। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं जीएनपी में। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके उपयोग क्या है एक बार देख लो। आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं इसका उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ के लिए करते हैं। अच्छी तरह समझ में आ जाए भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके लिए आईएमएफ और विश्व बैंक इसका प्रयोग करते हैं। और जीडीपी की तुलना में राष्ट्रीय आय के निर्धारण का विस्तृत पैमाना है। ध्यान रखेंगे, पॉइंट को नोट करेंगे, जीएनपी जो है वो जीडीपी की तुलना में राष्ट्रीय आय के निर्धारण का विस्तृत पैमाना है। तो जीडीपी को जो है आप कह सकते हैं, बहुत विस्तृत नहीं कह सकते हैं, जीएनपी को हम लोग विस्तृत इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब भी आप इसको निकालेंगे तो ओवरऑल एक
एक बहुत अच्छा फिनोमिना बन के आता है हमारी नेशनल इनकम को निर्धारण करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा फिनोमिना बन के आता है। कैसे हमने देख लिया था, जीएनपी से हम जीएनपी जब भी निकालते थे तो उसमें जीडीपी को जीडीपी से माइनस कर देते थे, किसको, विदेशों में जो भेजा जा रहा धन, और उसको प्लस कर देते थे जो विदेशों से भारत में धन आ रहा है। तो एक तरह से ओवरऑल आप कह सकते हैं नेशनल इनकम को निर्धारण के लिए विस्तृत पैमाना जीएनपी का उपयोग किया जाता है, और यह अर्थव्यवस्था के परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक पक्ष को भी दर्शाता है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यूपीएससी बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट देता है, ठीक है। तो जीएनपी जो है वो अर्थव्यवस्था के परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों के दोनों परिणात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष को यहाँ पे क्या करती है, सम्मिलित करती है, प्रस्तुत करती है। और इससे ज्ञात होता है कि भारत की अन्य देशों पर कितनी निर्भरता है तथा अन्य देशों की भारत पर कितनी निर्भरता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा हुआ था कि भाई भारत जो है वो विदेशों से ऋण लेता है और विदेशों को ऋण देता भी है, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत की निर्भरता अन्य देशों पर और अन्य देशों की निर्भरता भारत पर किस तरह की है, कितनी है, इसको इससे ज्ञात किया जा सकता है। मुद्दा समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी, ठीक है, एनएनपी इसको बोलते हैं। देखो भाई, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल ह्रास को घटाने पर, फिर से देख लो एक बार, यहां पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, अर्थात इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देख लो एक बार फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला एनएनपी, यहां पे क्या है, ये एनएनपी हम निकाल रहे हैं, तो ये जीएनपी माइनस यहां पे मूल ह्रास, ठीक है, मूल ह्रास, ये इस तरह का फार्मूला है, ठीक है, मूल ह्रास ये फार्मूला है। और भी इसको हम लोग कैसे गिन सकते हैं, अच्छा हमने देखा हुआ था कि जीएनपी में क्या शामिल किया जाता था, जीएनपी में हमने देखा हुआ था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल ह्रास, ठीक है, विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल ह्रास, ठीक है। तो ये जीएनपी का फॉर्मूला है, ये जो लिख रहा है यहाँ पे ये जीएनपी का फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे ही हमने इसको ज्ञात किया हुआ था, ठीक है। तो बात समझ आ गई, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे हमने ज्ञात करते हैं ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट देख लो इसी में, अच्छा मूल ह्रास का मतलब समझ लो एक बार, मूल ह्रास का मतलब क्या है, ठीक है, घटोत्तरी का मतलब क्या है कि मूल ह्रास का तात्पर्य उत्पादक गतिविधियों में उपयोग के दौरान टूट फूट के कारण हुई अचल पूंजी के अवमूल्यन से है, ठीक है। हमने बातें करी हुई थी कि भाई कोई भी चीज है, इसका अगर 10 रुपए मूल्य है तो कुछ दिन बाद इसको यूज कर लिया आपने, इसकी कीमत घट जाती है या टूट फूट की वजह से जो भी आप देखेंगे पूंजी के अवमूल्यन में, अगर पूंजी में कुछ अवमूल्यन हो जाता है, कुछ घटोत्तरी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूल ह्रास बोलते हैं, मूल ह्रास बोलते हैं। और ये किसी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का अधिक सटीक माप होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई क्या क्या है। अब इसके उपयोग भी देख लो, सबके हमने उपयोग देख लिए, जीडीपी के उपयोग क्या है, जीएनपी के उपयोग क्या क्या है, और इसके बाद में हमने देख लिया हुआ था। अब हम बात करेंगे एनएनपी के उपयोग क्या है, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी के उपयोग क्या है देख लो फटाफट। पूछा जाता है पीटी में पूछा जाता है, यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करता है, नेशनल इनकम को प्रदर्शित करता है, और इसका उपयोग प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए भी किया जाता है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यहां पे देख लीजिए, एनएनपी को प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए भी उपयोग किया जाता है जब एनएनपी में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, ठीक है। अगर हम एनएनपी में भारत की जैसे कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल
जनसंख्या को भाग दे दिया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये फॉर्मूला आपके पास में निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया एनएनपी क्या है, एनएनपी के उपयोग कैसे, क्या कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे विधि है जो कि आप देखेंगे, राष्ट्रीय आय गणना की संशोधित विधि है, रिवाइज मेथड है ये नेशनल इनकम का, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देख लो फटाफट कैसे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। क्या क्या परिवर्तन किए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या क्या परिवर्तन किए हैं। राष्ट्रीय लेखांकन हेतु आधार वर्ष को चेंज कर दिया गया है। अब क्या किया गया है, 2004-05 से इसको संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे जो कि CSO द्वारा संशोधित किया गया है, आधार वर्ष चेंज कर दिया गया है, 2004-05 से इसको 11-12 कर दिया गया है। दूसरा चेंज देख लिए, देखिए यहाँ पे विकास दर मापने की पूर्व प्रचलित विधि को परिवर्तित कर दिया गया है और वर्तमान में विकास दर स्थिर बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है। ठीक है, जो विकास दर है स्थिर बाजार मूल्य पर, ठीक है, स्थिर बाजार मूल्य मतलब यहाँ पे जो आप कह सकते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस MP, ठीक है, मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको GDP। ठीक है, इस पे मापा जा रहा है, ओके, मार्केट प्राइस पे मापा जा रहा है। और इससे पहले इसे स्थिर मूल्यों पर कारक लागत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधन लागत भी बोलते हैं, इसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट पर सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मापा जाता था। पहले इसको कैसे मापा जाता था, ऐसे देख लेते हैं हम यहाँ पे, GDP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मतलब यहाँ पे कारक लागत पर मापा जाता था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जा रही है। पहले इस पे आप देखेंगे कि जो विकास दर है, विकास दर जो है वो GDP एट मार्केट प्राइस पे इस समय किया जा रहा है, इस पे मापा जा रहा है। और इससे पहले देखेंगे किस पे मापा जाता था, GDP एट फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम मापी जाती थी। तो दो चेंजेस किए हैं, मेजर चेंजेस हैं ये, कि तो आधार वर्ष चेंज किया हुआ है और विधि भी चेंज कर दी है। अब मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम की गणना की जाती है, उसको मापा जाता है। फैक्टर कॉस्ट क्या है एक बार देख लो, साधन लागत या कारक लागत, जिसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, इसे फैक्ट्री लागत, उत्पादन लागत या उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तीन नाम है इसके, भूल मत जाना, कारक लागत, साधन लागत भी बोला जाता है, फैक्ट्री लागत भी बोला जाता है इसको, उत्पादन लागत और उत्पादन मूल्य भी इसको कहा जाता है। और कारक लागत मूलतः निवेश की गई वह मात्रा है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। फैक्टर साधन लागत, क्या साधन लग रहे, कितना लग रहा है, पैसा कितना लग रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई भी उत्पादक उत्पादन करता है तो ऐसी प्रक्रिया में जो भी निवेश की मात्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक लागत या साधन लागत बोलते हैं। ठीक है, आप सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हैं, जब कोई आप स्टार्टअप शुरू करेंगे भविष्य में अगर ऐसा करना चाहेंगे तो उसमें क्या है, आपको कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी, निवेश करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कारक लागत बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और इसमें पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज और कच्चे माल की लागत, श्रम, किराया, बिजली इत्यादि शामिल होते हैं। पूरा इंफ्रा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, पूरा इंफ्रा यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस भी इसको बोलते हैं। बाजार लागत क्या होती है, देख लो, किसी वस्तु के उत्पादन की कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद बाजार लागत प्राप्त होती है। मुद्दा को ध्यान दिया जाए, यहाँ पे पॉइंट को नोट भी किया जाए। क्या है कि अगर फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर को हम जोड़ दें, जैसे देख लो कैसे, GDP और ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कारक लागत प्लस यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स सेट, IT, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इसको हमने ऐसे जोड़ लिया तो अगर सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं,
अब इसको इतना लंबा नहीं लिखना है, सीधे सीधे इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस लिख सकते हैं या कॉस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आई, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं, तो वो बाजार लागत में दे देता है, बाजार लागत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्थिर मूल्य क्या होते हैं, स्थिर मूल्य देख लो, कांस्टेंट प्राइस। स्थिर मूल्य के मामले में मुद्रास्फीति को पहले के किसी वर्ष में स्थिर माना जाता है, पहले के किसी वर्ष में स्थिर माना जाता है, और इस वर्ष को आधार वर्ष भी कहा जाता है, आधार वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, देख लो एक बार और। नेक्स्ट, बाजार मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस। ठीक है, चालू मूल्य क्या है, लगभग मिलता जुलता, लेकिन एक बार देख लो, जब स्थिर मूल्य में मुद्रास्फीति को जोड़ दिया जाता है, जब स्थिर मूल्य में मुद्रास्फीति को जोड़ दिया जाता है, तो वर्तमान चालू या बाजार मूल्य मार्केट प्राइस को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो तमाम सारी अवधारणाएं हमने देख ली हुई यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, सकल मूल्य वर्धन। सकल मूल्य वर्धन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो एक बार फटाफट, सकल मूल्य वर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। बिल्कुल जीडीपी से अलग अवधारणा है, ध्यान रखना। वहां पे हमने देखा हुआ था जीडीपी में कि किसी वर्ष में प्रत्येक, आप कह सकते हैं किसी वर्ष में जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता था, उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीडीपी में गिन रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सकल मूल्य वर्धन की बात करें तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र आ जाते हैं। फिर वह चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो, तृतीयक क्षेत्र हो, तो इनके कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य एक तरह से आप देखेंगे सकल मूल्य वर्धन कहलाता है। ठीक है, सकल मूल्य वर्धन कहलाता है। कुछ साधारण शब्दों में भी यहाँ पे बताया जा रहा है, देख लो। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन और आय का पता चलता है। ठीक है, अर्थात जब किसी उत्पाद के मूल्य से उसकी इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद जो राशि शेष बचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं उसके। ठीक है, कि जब किसी उत्पाद के मूल्य से उसकी इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद जो भी बच रहा है उसको हम जीवीए बोलते हैं। ठीक है, जीवीए बोलते हैं, मतलब आपके पास में जो कट पीट के जो भी हाथ में आता है उसको हम लोग जीवीए की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी 20 रुपए में बिस्कुट का पैकेट बेचती है और उसे बनाने में 16 रुपए इनपुट और कच्चे माल की लागत के रूप में खर्च करती है, तो उस स्थिति में जीवीए का संग्रहण कितना होगा, 4 रुपए का होगा। बहुत ही सिंपल है, अर्थव्यवस्था बहुत ही सिंपल है एकदम से। ठीक है, इकोनॉमी बहुत बिल्कुल आपको कैसे, जैसे आपका खर्च हो रहा है, आप एक तरह से क्या मैनेजर की तरह सोचिए कि भाई कैसे कैसे हमें काम करना है, इकोनॉमी अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप कोई फैक्ट्री के मालिक बन जाइए अगर कुछ समझना है कि ठीक है कैसे कैसे काम करना है। आप कोई उत्पादक कंपनी के कोई प्रोडक्शन मैनेजर बन जाइए। ठीक है, तो कैसे कैसे काम होगा, हर एक इकोनॉमी में अपने रोल चेंज करने होते हैं, चीजें समझ में खूब अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, तो ये मुद्दे हमने देख लिए हुए। अब इसका फॉर्मूला भी है, इसका एक फॉर्मूला भी है जीवीए। इसका फॉर्मूला क्या है, जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पाद कर। ठीक है, इसमें उत्पादों पर सब्सिडी के दो जोड़ी जा रही, कुछ सब्सिडी दी जाती होगी, लेकिन इसी में से आप देखेंगे उत्पादों पर टैक्स भी दिया जाता है, उत्पादों पर टैक्स भी दिया जाता है, जो भी आप उत्पादन करेंगे उस पर टैक्स भी चुकाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होती है जिसपे आपको सब्सिडी भी दी जाती है। ठीक है, तो इसको जीडीपी में प्लस करेंगे उत्पादों पर सब्सिडी और माइनस करेंगे उत्पादों पर कर, तो ऐसे आप देखेंगे ये जीवीए निकल के आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष 2015-16 में सकल मूल्य वर्धन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। फैक्ट है एक, ये क्या है, फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे कि
कि जीवीए की शुरुआत कब हुई है, तो जीवीए की शुरुआत जो है वो वित्तीय वर्ष 2015-16 में हुई है और जीवीए की गणना का आधार वर्ष जो है वो क्या है, ध्यान रखना 2011-12 को आधार मानकर की जाती है। ठीक है, 2011-12 को इसको आधार माना गया हुआ है। ओके, और नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एनएसओ सकल मूल्यवर्धन के लिए तिमाही और वार्षिक दोनों अनुमान प्रदान करता है। ठीक है, तिमाही और वार्षिक दोनों क्या है, अनुमान ये प्रदान करता है और यह 8 व्यापक श्रेणियों पर क्षेत्रवार वर्गीकरण डेटा प्रदान करता है और वो किन किन का डाटा प्रदान करता है इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और जिसमें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कराई गई वस्तुओं और सेवाएं दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें हमने देखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं और सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है और वो 8 श्रेणियों पर क्षेत्रवार वर्गीकरण डाटा प्रदान करता है। तो वो 8 श्रेणियां कौन कौन सी हैं एक बार देखते हैं फटाफट। ये 8 श्रेणियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन। अभी हमने ध्यान रखना, यहाँ पे 8 श्रेणियां दी गई हैं और 8 श्रेणियों में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों आ जाते हैं और उनमें जो है जो भी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम जीवीए में रखते हैं, मतलब जीवीए ऐसे निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवीए बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कृषि कहाँ से आ गई, क्या, तो ये सब कैसे प्राथमिक भी क्षेत्र होंगे, इसमें द्वितीयक क्षेत्र भी होंगे और तृतीयक क्षेत्र भी होंगे। ठीक है, तो देख लो एक बार फटाफट। आज 8 क्षेत्र कौन, 8 श्रेणियां कौन सी हैं, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाएं, निर्माण कार्य जो कि आप देखेंगे द्वितीयक श्रेणी में आता है, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन और रक्षा एवं अन्य सेवाओं की बात जो है यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए कि 8 श्रेणियां हैं। फिर से एक बार देख लो, हो सकता है पूछे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला एरिया जो है ये तो बोला जाता है कि यहाँ तक तो बोला जाता है कि भाई ये प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये विनिर्माण और निर्माण की बात करें तो ये किस में आ जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में। फिर सेवाओं की बात करें, जो भी सेवाएं हैं ये सारी की सारी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, सकल मूल्यवर्धन बनाम सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान की 2 प्रमुख विधियां हैं यहाँ पे, एक तो मांग पक्ष आकलन विधि है और दूसरी है आपूर्ति पक्ष आकलन विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपूर्ति विधि के अंतर्गत इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपूर्ति पक्ष के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें विविध आर्थिक क्षेत्र जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवाओं द्वारा किए गए मूल्यवर्धन को जोड़कर सकल वर्धित मूल्य जीवीए का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें विविध क्षेत्र शामिल हैं। मांग विधि के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें विविध आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं, कृषि, उद्योग, सेवाओं द्वारा जो भी इनको द्वारा किए गए मूल्यवर्धन को जोड़ दिया जाता है और जीवीए का अनुमान लगाया जाता है। और इस प्रकार इस विधि द्वारा सभी आर्थिक घटकों द्वारा अर्जित आय का अनुमान प्राप्त होता है। ठीक है, मुद्दा समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, मांग विधि के अंतर्गत क्या शामिल होता है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कहां से की जाती है, मांग विधि के अंतर्गत, और आपूर्ति विधि के अंतर्गत जीवीए की गणना की जाती है, जीवीए का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, मांग विधि के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए सभी व्ययों को जोड़कर की जाती है। ठीक है, सभी व्ययों को जोड़कर की जाती है। मोटे तौर पर किसी अर्थव्यवस्था में व्यय के 4 स्रोत होते हैं, निजी उपभोक्ता मतलब व्यक्तियों और गृहस्थी के बारे में, और सरकारी व्यय, व्यवसाय जगत का व्यय और निवल निर्यात अर्थात यथा व्यापार शेष की बात होती है। तो 4 यहाँ पे हैं जो कि अर्थव्यवस्था में व्यय के स्रोत के रूप में गिना जा रहा है। एक तो निजी उपभोग है और फिर सरकारी व्यय है, फिर व्यवसाय जगत का व्यय है और लास्ट में देखेंगे चौथा ये निवल निर्यात की बात हो रही है। तो एक तरह से आपने देख लिया हुआ है कि मांग पक्ष जो है वो किसको मापता है,
वो जो है जीवीओ को नापता है और आपूर्ति पक्ष जो है वो जीडीपी को मापता है। ठीक है, जीडीपी को मापा जाता है। तो बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा इसमें। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष में अलग अलग मुद्दे हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, इसके अंतर्गत सरकारों की कर आय एवं छूटों के व्यय को भी शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल किया जा रहा है? सरकार की कर आय और छूटों के व्यय को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार जीडीपी का अनुमान जीबीए में निवल करों यथा सकल कर प्राप्ति में से सकल कर छूट को घटाकर को जोड़कर लगाया जाता है। ठीक है, को जोड़कर लगाया जाता है। मतलब जीडीपी का अनुमान जो है वो जीडीपी का जो अनुमान है वो जीबीए में निवल करों को जोड़कर लगाया जाता है। ठीक है, निवल करों को जोड़कर लगाया जाता है। निवल करों को जोड़कर लगाया जाता है। तो आगे देखें, जीडीपी जो है वो तुलनात्मक अध्ययनों अर्थात विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए एक बहुत ही उपयोगी अवधारणा है। वहीं जीबीए जो है वो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत और तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु व्यापक एवं बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं यहाँ पे। जीडीपी जो है वो क्या करती है? विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जीडीपी का। जैसा कि हमने शुरू में बताया हुआ था कि जो भी विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता था, उसका जीडीपी का प्रयोग किया जाता था। और किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत और तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु व्यापक और बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आप देखेंगे जीवीए का प्रयोग किया जाता है। दोनों मुद्दे अलग हैं, हमने विस्तार से समझा दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है और इससे पहले भी हमने जीडीपी में तमाम सारी बातें की हुई थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के तिमाही विकास दर आकलन में जीवीए विशेष रूप से उपयोगी अवधारणा है और विभिन्न क्षेत्रों के जीवीए के संकलन द्वारा जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों को जीवीए के संकलन द्वारा भी जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं दोनों। कैसी अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चल, तो ये सारे मुद्दे हमने समझ लिए हुए। कुछ चीजें और इसमें देखो। एक विश्व बैंक ने क्या किया हुआ था कि एक अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम भी ले आई थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम भी ले आई थी यहाँ पे। तो इसमें देखो क्या क्या ये काम करता है। कुछ चीजें आप इसमें समझेंगे कि ये जो है ना विश्व बैंक जो तुलनात्मक कार्यक्रम ले आई थी उसमें पीपीपी के आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको क्रय शक्ति क्षमता बोलते हैं, उसमें कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और उन्हीं अवधारणाओं के बारे में हम लोग जो विश्व बैंक का अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम है वो देखेंगे इसमें। ठीक है, तो एक ओवरऑल व्यू बनाते हुए हम लोग चलेंगे। तो विश्व बैंक का अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम, ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए एक नई क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी का प्रकाशन किया हुआ है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत है 1970 से हुई थी। कब से हुई थी? पीपीपी के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को मापने का या जानने का तुलनात्मक अध्ययन करने का तरीका कब से विकसित हुआ है? 1970 से ये शुरुआत इसकी होती है। अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम जो है वो आईसीपी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वाधान में। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम है वो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वाधान में और विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित सबसे बड़ी विश्वव्यापी डाटा संग्रह पहल है। ठीक है, तो इसमें दो जो है वो संस्थाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? एक तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जो है इसमें काम कर रहा है और विश्व बैंक द्वारा जो है ये प्रबंधित किया जाता है, इसका प्रबंध किया जाता है, इसका मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इस कार्यक्रम के तहत पीपीपी मूल स्तर सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद व्यय के संबंध में अन्य तुलनात्मक क्षेत्रीय समुच्चय, ठीक है, का प्रकाशन किया जाता है। तो 3-4 चीजों का यहाँ पे आप देखेंगे प्रकाशन किया जा रहा है। पीपीपी मूल स्तर पर सूचकांक और
सकल घरेलू उत्पाद व्यय के संबंध में तथा अन्य तुलनात्मक क्षेत्रीय समुच्चय का प्रकाशन इसके तहत किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा और देख लो, हो सकता है कुछ फैक्ट निकले इसमें। 1970 में अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से भारत लगभग सभी आईसीपी चक्रों में शामिल हो चुका है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम जो भी किए गए सब में भारत शामिल हुआ है। ठीक है, सब में क्या भारत ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत में इस कार्यक्रम के लिए एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। कौन सी कार्यान्वयन एजेंसी है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ध्यान रखना है, इस पे गौर करना, पॉइंट को नोट करके पढ़ना, मंत्रालय का नाम याद रखना, और जिसे राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम गतिविधियों की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो एक तरह से ये कैसा है? नोडल मंत्रालय है इस काम के लिए। नोडल किसको बोलते हैं? आप लोग पढ़े होगा उसमें क्या नोडल खूब यूज किया जाता है पॉलिटी में, अभी हम ही बताएंगे। उसमें किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए कोई एक व्यक्ति, संस्था या कोई संघ काम करे या मंत्रालय काम करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रतिबद्धता दिखाए, उसके लिए प्रतिबद्धता दिखाए, मतलब वही काम करे हो, उसको हम नोडल बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है इस नोडल एजेंसी के रूप में इसके लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रय शक्ति क्षमता क्या है? इस पे अभी हमने चर्चा कर ली हुई है शुरू में जब हम शब्दावलियों की बात कर रहे थे, आर्थिक शब्दावलियों की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, हो सकता है भूल गए हो, रिमाइंड कर लो। यह वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा को अन्य देशों में समान वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रुपए को डॉलर में और डॉलर को रुपए में। बात समझ में आ गई? इस क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, किसी देश की मुद्रा को अन्य देश के समान वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। और भी देख लो, और सरल शब्दों में देख लो एक बार, क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी अंतरराष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। एग्जाम्पल भी देख लो यहाँ पे, उदाहरण के लिए कि यदि भारत में एक मोबाइल की कीमत 2500 रुपए है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी कीमत $50 है, तब डॉलर और रुपए के मध्य पीपीपी पर क्या है? विनिमय दर का मान जो है वो 50 ही होगा। ध्यान रखना है एकदम, मतलब ₹1 इक्वल टू $1 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ₹1 इक्वल टू $1 की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है, मोबाइल फोन की जैसे हम बात कर ली यहाँ पे, तो आपको एग्जाम्पल भी मिल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय शक्ति क्षमता बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। और इसके हिसाब से भारत विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है। ठीक है, विश्व में। ओके, नेक्स्ट देखो, पीपीपी मान का उपयोग कहां कहां किया जाता है? इसका उपयोग विभिन्न देशों में जीवन स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? जीवन स्तर की तुलना विभिन्न देशों के बीच में अगर करनी हो तो हमें क्या करना होगा? पीपीपी का यहाँ पे उपयोग करना होगा। इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन देश में उसका जीवन स्तर किस स्तर का है। ठीक है, कितने पानी में है। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा वैश्विक निर्धनता के मापन में भी इसका उपयोग किया जाता है। विश्व बैंक भी इसका उपयोग करता है, किस लिए? वैश्विक निर्धनता के मापन के लिए। गैर व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं जैसे टैक्सी की सवारी आदि की कीमत के आकलन के लिए यह प्रासंगिक है। बड़े स्तर पर है, बड़े स्तर पर। ठीक है, पीपीपी आधारित विनिमय दरें बाजार आधारित विनिमय दरों को की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक स्थिर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीपी आप देख रहे हैं कितनी आप कह सकते हैं कि बहुत ब्रॉडर एरिया को लेके चलता है। ठीक है, ब्रॉडर एरिया को लेके चलता है। ओके, नेक्स्ट देखो, हालांकि इसी में थोड़ा सा और देखेंगे, बाजार आधारित विनिमय दरों की तुलना में क्रय शक्ति क्षमता का मापन करना
कठिन होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम एक व्यापक सांख्यिकीय कार्य है और नवीन तुलनात्मक मूल्य एक आवधिक अंतराल पर ही उपलब्ध होते हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे क्रय संख्या का मापन करना कठिन होता है अगर हम बाजार आधारित विनिमय दरों की तुलना की बात करें। तो बाजार आधारित विनिमय दरों की तुलना की बात करें तो क्रय शक्ति क्षमता का मापन थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम में सभी देश शामिल नहीं हैं और जिसका अर्थ है कि शामिल ना हो पाने वाले देशों के डाटा के बारे में केवल अनुमान व्यक्त किया जा सकता है। इस वजह से थोड़ा सा पेचीदा भी है पीपीपी मॉडल। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है हर एक जगह इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, बाजार आधारित विनिमय दर क्या है एक बार देख लो। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है एक बार देख लो। यह वह विनिमय दर है जिस पर एक मुद्रा का दूसरी विदेशी मुद्रा बाजार में विनिमय किया जाता है और यह दर मुद्राओं की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार आधारित। बाजार विनिमय दर क्या है भाई, बाजार में हम कोई चीज क्या है एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं का एक्सचेंज हम लोग करते हैं, किसमें, बाजार में, उसी को तो बोलते हैं बाजार आधारित विनिमय दर। घर में नहीं बाजार में जाके। ठीक है, बाजार में जाके अगर हम एक मुद्रा का दूसरी विदेशी मुद्रा बाजार में विनिमय किया जाता है तो ऐसी अवधारणा को क्या है हम लोग बाजार आधारित विनिमय दर बोलते हैं, बाजार आधारित विनिमय बोलते हैं। ठीक है, विनिमय दर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। कुछ मुद्दे और हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी, वो क्या है, भारतवर्ष 2020-21 के लिए निम्न मध्यम आय वाले राष्ट्र की श्रेणी में बरकरार है अभी, देख लो। और विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के लिए भारत जो है वो निम्न मध्यम आय वाले राष्ट्रों की श्रेणी में रखा गया हुआ है। और इस रिपोर्ट में भारत को प्रति व्यक्ति जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम $2130 के साथ 145वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो हमें 145वां स्थान प्राप्त है। आप देखेंगे और इसमें थोड़ी सी और चीज़ें देख लो कि जो विश्व बैंक है वो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कितने समूहों में वर्गीकृत करती है, आय समूहों में वर्गीकृत करती है। ठीक है, तो देख लो पर फटाफट 4 समूह यहाँ पे दिए गए हैं, 4 समूह जो है वो दिए गए। ये खास बात इसमें क्या है, खास बात भाई इसमें ये है कि इसको डिवाइड कौन करता है, वर्गीकरण कौन कर रहा है, तो विश्व बैंक कर रही है, ध्यान रखना। ठीक है, जो वर्गीकरण है वो विश्व बैंक कर रही है। तो यहाँ पे 4 वर्गीकरण दिए गए हैं। सबसे पहली बात लो इनकम कंट्रीज, इसके बाद में निम्न मध्यम जिसको लोअर मिडिल बोलते हैं ऐसे कंट्रीज, फिर तीसरे नंबर पे उच्च मध्यम जो अपर मिडिल के हैं ऐसे कंट्रीज, और लास्ट में देखेंगे उच्च आय वाले हैं जो कि हाई इनकम वाले देश को गिना जाता है। ठीक है, हाई इनकम वाले देशों को गिना जाता है। तो भारत कहाँ पे है, भारत जो है निम्न मध्यम आय में है, निम्न मध्यम आय में है, लोअर मिडिल में है, लोअर मिडिल में है। कहाँ पे है, ये दूसरे नंबर पे है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये इसका जो क्राइटेरिया दिया गया है, जो क्राइटेरिया है वो देख लो कितना है। लो इनकम वाले का कितना है, ये लेस देन $995 अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, यूएस डॉलर है, लेस देन 995 है। और लोअर मिडिल इनकम के लिए कितना क्राइटेरिया यूज किया जाता है डॉलर के रूप में, ये देखेंगे 996 से लेके 3895 यूएस डॉलर की बात करी जाती है यहाँ पे। और अपर मिडिल इनकम की बात करें तो अपर मिडिल में आप देखेंगे कि वही आंकड़ा उठाएंगे सीधे 3896 से लेके 12,055 के बीच में इसको रखा जाता है। और हाई इनकम कंट्रीज जो होते हैं ग्रेटर देन 12,055 यूएस डॉलर को रखा जाता है। तो इस तरह से ये क्या विश्व बैंक आय के आधार पर देशों को वर्गीकृत करती है। ठीक है, तो हम किस में हैं, निम्न मध्यम में हैं। ठीक है, निम्न मध्यम में है हम लोग। ओके, चलो और इसमें थोड़ा सा और देख लो फटाफट। इस वर्गीकरण को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किया जाता है।
1 जुलाई को बताया जाता है और इस वर्गीकरण के लिए एटलस पद्धति का उपयोग किया जाता है। यह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम पर आधारित होता है। ठीक है, इस हेतु सकल राष्ट्रीय आय को वर्तमान में अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किया जाता है। एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि यूएस डॉलर में जो है इसको व्यक्त किया जा रहा है। किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति जीएनआई का आकलन उसकी सकल राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लिया कैसे विभाजित किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति जीएनआई का आकलन करने के लिए सकल राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर देंगे किससे? देश की जनसंख्या। ठीक है, देश की जनसंख्या को डिवाइड कर दिया जाए तो आप देखेंगे क्या निकल के आ जाएगा? जीएनआई का आकलन हम ऐसे प्रति व्यक्ति जीएनआई का आकलन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, जीएनआई का उपयोग करने के लाभ क्या क्या है। यह जीवन की गुणवत्ता के अन्य मौद्रिक गैर मौद्रिक उपाय जैसे जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर और विद्यालय में नामांकन दर आदि के साथ निकट रूप से संबंधित होता है। तो जीएनआई का लाभ एक क्या है? ये तो गैर मौद्रिक उपाय की बात करता है। जीवन की गुणवत्ता के अन्य गैर मौद्रिक उपाय जैसे कि हमने देख लिए हैं, जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर, विद्यालय में नामांकन आदि से निकट संबंध रखता है। जीएनआई का उपयोग के दोष क्या हैं? ये निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं अधिक अनौपचारिक होती हैं तथा वहां अधिकांश लोग निर्वाह गतिविधियों में संलग्न होते हैं। मतलब किसी तरह से गुजर बसर हो जाए, किसी तरह जीवन जो है कट जाए, तो ऐसी यहाँ पे ऐसी गतिविधियों में लोग अधिकांश संलग्न होते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे में इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीएनआई का आकलन वास्तविकता से कम हो सकता है। पुनः जीएनआई आय वितरण में विषमता को भी नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो ये एक दोष है इसका, आय वितरण में विषमता को जीएनआई नहीं दर्शाता है, ये एक तरह से इसका दोष है। और यहाँ पे आप देखेंगे लोग बहुत कैसे जीवन निर्वाह जैसी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, तो ये इसका एक दोष भी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम जो इसको कल मुद्दे पे बात करने वाले, एक फ्रेश टॉपिक आएगा हमारे पास में। फ्रेश टॉपिक क्या आएगा? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और खुशहाली। ठीक है, हालांकि इसमें ये मुद्दे तो पूछे जाते हैं दोनों को मिला के यूपीएससी पूछता भाई ये बताओ आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक समृद्धि होगी कि नहीं होगी, होती है कि नहीं होती है, और आर्थिक समृद्धि से क्या आपको लगता है आर्थिक विकास होगा ही होगा? ऐसे जो स्टेटमेंट यूपीएससी बनाता है, तो हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कल। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। देखते रहो इसको और 2 बार एटलीस्ट देखना है। आप देख लो भाई, यहाँ पे जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे? वो फटाफट जो है टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है और ये कॉलिंग नंबर भी है, तो इस पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देखते रहो और बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, चलो भाई, अब कल से क्लास है। कल देखो, कल एक तो सुबह वाली क्लास नहीं होगी 9 बजे वाली। ठीक है, 9 बजे वाली जो क्लास होती है इंडियन पॉलिटी वो नहीं होगी। और एक जो हिस्ट्री की क्लास है वो होगी, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी, नेट नहीं था या कुछ और दिक्कत थी, तो वो जो 11 बजे होती है हिस्ट्री क्लास वो संडे को होगी 11 बजे से। और इसके बाद में 3 बजे वाली क्लास भी होगी, और इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो क्लास है ये भी क्लास होगी। ठीक है, इकोनॉमी की। ठीक है, तो केवल एक क्लास नहीं होगी सुबह 9 बजे वाली इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, चलो ठीक, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।